all of you are very fine and good. पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और आज हम उसके फर्दर पढ़ने जाएंगे और उसके आगे हमारा टॉपिक है गेमिटोजेनेसिस। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। सो बोलते हैं कि गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होना मेल और फीमेल्स में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। और जैसे कि हम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि मेल्स में जो गैमीट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। और जो फीमेल में गैमीट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं गेमेटोजेनेसिस के बारे में। एनसीईआरटी पे क्या लिखा है उस चीज को पढ़ना। ओके, सो बोलते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं, जैसे मेल्स में हम देखते हैं टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में हमारे पास क्या होता है, ओवरीज होते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं जो टेस्टिस होते हैं मेल्स में और जो ओवरीज होती है फीमेल में, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स और ओवम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। स्पर्म्स मेल्स में होते हैं और ओवम किस में आपको में देखने को मिलेगा, फीमेल्स में, ठीक है। अब बोलते हैं कि इन दोनों का फॉर्मेशन होना, इसको हम क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। सो बोलते हैं जो टेस्टिस में अब क्या होता है, अब सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेस्टिस में हमारे पास स्पर्म्स कैसे बन के आते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं टेस्टिस में क्या होता है कि जो हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्म्स बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, मेल्स में प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक फ्लो चार्ट भी आगे है उसके बारे में भी बताऊंगी, बट पहले हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, सिंगुलरली अगर हम बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने आपको पढ़ाया था टेस्टिस में, उसके इनसाइड जो अंदर वाली वॉल होती है वहां आपको स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट एज अ स्टेटमेंट आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो बोलते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल पे होते हैं और वो क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो क्या होता है, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो बोलते हैं कि जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होता है कुछ टाइम के साथ वो क्या करते हैं, वो मियोसिस अंडरगो करते हैं, ठीक है, वो मियोसिस करते हैं। तो वैसे स्पर्मेटोगोनिया जो बाद में जाके मियोसिस करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सो बोलते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, ठीक है। और मियोसिस करने के बाद वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सो पहली मियोटिक डिवीजन को वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मियोटिक डिवीजन जैसे कि आपको पता है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। बोलते हैं कि अब फिर क्या होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो फर्दर दूसरी सेकंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड मियोटिक डिवीजन करेंगे वो क्या बनाते हैं, वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स, ठीक है। सो स्पर्मेटिड्स में आपके पास क्या होता है, यू हैव एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो आपको एन होता है इसका आंसर। अब बोलते हैं जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनको स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और जो ये प्रोसेस है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में बनना, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, उस प्रोसेस को आप बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब बोलते हैं जैसे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, जो स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, वो किस में एम्बेड हो जाता है, वो एम्बेड हो जाता है आपके सर्टोली सेल्स में, ठीक है। और फिर फाइनली बाद में क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस से ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। और उस प्रोसेस को जब जो स्पर्म्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर को निकलेंगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। सो इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। देखो जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स, ठीक है, मेल जर्म सेल्स होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं
स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं और इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस करेंगे और नंबर, अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे 2n होगा, ये भी यहाँ पे 2n होगा। और बोलते हैं पीरियोडिकली क्या होता है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट, मतलब वो क्या करते हैं, फर्दर जाके मियोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो जो अब जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके ये क्या करता है, आपके पास ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नंबर, और इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब बोलते हैं जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, वो फर्दर मियोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, वो सेकंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके पास सेकंड मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, सो ये आपके पास क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, फर्दर ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, यू कॉल दिस प्रोसेस एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आप इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ये आपका स्पर्मेटोजोआ होता है ये किस में एम्बेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स में। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जब ये स्पर्म आपका कहाँ से जाएगा बाहर, स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, रिलीज होगा आउटसाइड, बाहर जब रिलीज होगा, आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, आप इस प्रोसेस को बोलोगे स्पर्मिएशन। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, सो ये चार्ट मैंने रफली बनाया है, आगे इसमें एनसीईआरटी में भी आपको ये चार्ट गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या बोलते हो, देखो, बोलते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो उसकी शुरुआत कब होती है, उसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी में। अब क्यों इसकी शुरुआत प्यूबर्टी में हो रही है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमारी प्यूबर्टी आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और जैसे आपने 11th में जब आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो जीएनआरएच होता है ये क्या होता है, आपका एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि जैसे ही लेवल ऑफ जीएनआर एच क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो जैसे ही इंक्रीज होगा ये किस पे एक्ट करता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दो गोनाडोट्रोपिन्स की सिक्रीशन करता है, और दो गोनाडोट्रोपिन वो कौन से होते हैं, वो एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग आपका हार्मोन होता है ये किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनके बाहर कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, उन सेल्स का नाम होता है आपका लेडिक सेल्स। ठीक है, सो बोलते हैं जो एलएच होता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और किसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और किसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, आपके एंड्रोजन्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो एंड्रोजन्स होते हैं वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करते हैं स्टिमुलेट। ठीक है, आपको समझ आया एलएच का क्या फंक्शन होता है, एलएच जो होता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, एंड्रोजन्स की सिक्रीशन करवाता है और एंड्रोजन्स फर्दर किस में हेल्प करते हैं, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका गोनाडोट्रोपिन जो होता है उसका नाम होता है एफएसएच। ठीक है, अब एफएसएच क्या करता है, बोलते हैं एफएसएच जो है वो किस पे एक्ट करता है, आपके सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, सर्टोली सेल्स पे काम करता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स की सिक्रीशन करवाता है जो किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, जब स्पर्मेटिड्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, सो एफएसएच आपका क्या करता है, किस प्रोसेस में हेल्प करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है,
अब अगर हम उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, कि स्पर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जो स्पर्म होता है वो क्या होता है आपका, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आप इस फिगर में देखिए, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक हेड देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन दिखाया आपको ये क्या है, हेड, ठीक है। और एक नेक होती है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है, ठीक है। सो हमारा जो स्पर्म होता है उसमें 4 पीसेस होते हैं, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आप देख पाओगे, अप्रिशिएट करोगे इस डायग्राम में, ये पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म को क्या करती है, कवर करके रखती है, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो स्पर्म होता है उसका जो हेड होता है, ठीक है, स्पर्म हेड में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखाया है कि न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है इसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बोलते हैं जो हेड पार्ट होता है, स्पर्म का हेड होता है, उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, वो किससे कवर्ड होता है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है एक्रोसोम्स, ठीक है। सो एक्रोसोम में आप यहाँ देख पाओगे, देखो ये आपका स्पर्म हेड है ये वाला, और इसके बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दिस इज योर कैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने क्या बताया है कि बोलते हैं जो एक्रोसोम होता है, जो हमने आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। सो जो एक्रोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो एक्रोसोम जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा पार्ट जो आपका क्या है, मिडिल पीस, ठीक है। सो मिडिल पीस में आपके पास क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जो किसके लिए हेल्प करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करती है, ठीक है, विच इज असेंशियल फॉर योर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मिडिल पीस है आपका, ये जो पूरा पोर्शन दिखाया है ये आपका मिडिल पीस है, ठीक है। इस मिडिल पीस में आप अप्रिशिएट करोगे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये वाले, ठीक है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट किस चीज में हेल्प करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस टेल पोर्शन को, ठीक है, ताकि जो हमारा स्पर्म है वो अच्छे से क्या कर सके, मूव कर सके, इसकी मोटिलिटी जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। और ये किसके लिए मोटिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए ये मोटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो ह्यूमन मेल है वो कितना इजैकुलेट करता है, वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉइटस, उसमें से अगर हमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन चाहिए, उसमें हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो 60% स्पर्म्स हैं उनकी नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उसके बाद 40% स्पर्म्स जो है उनमें क्या होनी चाहिए, वाइगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो 40, मतलब उसमें अच्छी होनी चाहिए, 40% स्पर्म्स में मोटिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वासा डिफरेंशिया होता है, उसके बाद एपिडिडाइमस होता है, फिर वासा डिफरेंशिया होता है, ठीक है। सो ये सब डक्ट्स जो होती हैं किसमें हेल्प करती हैं, स्पर्म के फर्दर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जो सिक्रीशन होती हैं डक्ट्स की, जैसे कि इपिडिडाइमस हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, और कुछ ग्लैंड्स की जैसे सेमाइनल वेसिकल्स हो गए, ठीक है, प्रोस्टेट हो गए, ठीक है। तो इन सब चीजों की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज के लिए, स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए और उसके बाद मोटिलिटी के लिए, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ठीक है, अलोंग विद स्पर्म, उसमें आप वो क्या बनाता है, आपका सीमन, ठीक है। सो सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है ये कौन सिक्रीट करता है, या आपके जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस जब आपके स्पर्म्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, आपका सीमन, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद बोलते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स के, ठीक है, और जो ग्लैंड्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको कौन मेंटेन करता है, आपका टेस्टिकुलर हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, ठीक है। और एंड्रोजन कौन रिलीज करता था, पिछले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एलएच आपके सेल्स होते हैं, जो एलएच आपके पास होता है, सेल्स नहीं होते सॉरी, एलएच जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है, ठीक है, वो एक टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन, और फर्दर एंड्रोजन आपके क्या करते हैं, जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है।
अब हमने गेमेटोजेनेसिस में मेल टेस्टिस स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली ओवम कैसे बनता है आपके पास, ठीक है। ओवम पढ़ने से पहले मैं आपको एक दिखाऊंगी फ्लो चार्ट जो आपने ये पढ़ा था, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बोला सबसे पहले आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है एट प्यूबर्टी, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो माइटोसिस करता है, ठीक है। तो एक से दो बनते हैं, फिर दो से फर्दर चार बनते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं जो प्राइमरी, उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन जाते हैं आपके, ये वाला स्ट्रक्चर, ये होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो क्या करता है, आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जैसे ही मियोटिक डिवीजन हो जाती है वो आपके प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या बना देते हैं, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होके क्या बना देते हैं, आपका स्पर्मेटोजोआ। और इसी इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम जाएंगे फीमेल पे, ठीक है, कि फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो आपके पास कैसे बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर oogenesis थिंग। ओके, देखो, बोलते हैं कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे हमारे पास मैच्योर फीमेल गैमीट बन के आ रही है उसको आप क्या बोलते हो, oogenesis बोलते हो, ठीक है। और बोलते हैं जो oogenesis होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब इनिशिएट होती थी, प्यूबर्टी में इनिशिएट होती थी। लेकिन बोलते हैं जो oogenesis होती है ये कब इनिशिएट हो जाती है, ये जब फीमेल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पे आपका क्या शुरू हो गया होता है, oogenesis शुरू हो जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में आपके पास क्या होता है कि मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल्स जो होते हैं जिनको आप oogonia बोलते हो वो बनते हैं किसके अंदर, फीटल ओवरी के अंदर, ठीक है। और जितने भी आपके पास oogonia बनते हैं वो सिर्फ आपकी फीटल लाइफ, फीमेल की सिर्फ फीटल लाइफ में आपको वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी oogonia ना बनता है ना ही ऐड होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो जितने भी oogonia बनते हैं, जितने भी गैमीट मदर सेल्स बनते हैं, ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो oogonia होते हैं ये क्या करते हैं, फर्दर सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, ये प्रोफेज फर्स्ट में ऐड करते हैं मियोटिक डिवीजन के, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाते हैं, टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं एट दैट स्टेज, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। हर एक जो प्राइमरी oocyte होता है वो किससे सराउंडेड होता है, दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। सो बोलते हैं जो प्राइमरी oocyte होता है, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, जैसे ये अगर प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में क्या होते हैं, एक लेयर आती है ग्रेन्युलोसा सेल की, ठीक है। और आप इसको क्या बोलोगे, यू विल कॉल दिस एज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा डीजेनरेट होते हैं, ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। जब तक बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, प्यूबर्टी पे सिर्फ आपको कितने प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, 60,000 से 80,000 तक आपको प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं ईच ओवरी में। ओके, अब बोलते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं फर्दर वो क्या होते हैं, और भी ज्यादा लेयर्स इन पे आते जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की, और एक नया थीका बन जाता है और इसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल मैंने आपको बनाया। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे होगा कि इस पे जैसे एक लेयर थी ये वाली, अब इस पे और लेयर्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोलोगे। ओके, अब बोलते हैं जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो फर्दर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में आपके पास क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसका नाम होता है एंट्रम। तो टर्शरी फॉलिकल आपका कैसे बनेगा, इस पे आपका न्यूक्लियस भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो टर्शरी फॉलिकल आपका कैसे बनेगा, ये थोड़ी सी मेरी डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, सो आई होप यू बेयर विद इट। तो ठीक है, सो ये आपका ऐसे आपका बनेगा टर्शरी फॉलिकल, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, ऐसे इस तरह से आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या होता है, आपका एंट्रम, ठीक है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम होता है एंट्रम। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आगे डायग्राम भैया मेरी डायग्राम मत कॉपी कीजिए, आपके एनसीईआरटी पॉलिटी डायग्राम मैं आपको बताऊंगी उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि जो ये थीका लेयर होती है, थीका लेयर जो होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है, किसमें, एक इनर थीका होता है और एक
आउटर थीका एक्सटर्ना होता है। ठीक है, सो एक थीका इंटरना, एक थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अब बोलते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी ऊस साइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, वो क्या करता है, वो साइज में ग्रो करता है और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद आपको क्या मिलता है, ये अनइक्वल डिवीजन होती है। ठीक है, आप अगर रिकॉल करोगे थोड़ा, तो जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें क्या होती है, इक्वल डिवीजन होती है। लेकिन जब आप oogenesis पढ़ते हो, oogenesis में जब आपका टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है, जब वो मियोटिक डिवीजन करता है, ठीक है, सो प्राइमरी oocyte क्या बनाता है, आपका अनइक्वल डिवीजन करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज सेल बनता है जिसका जो होता है सेकेंडरी oocyte, और वो क्या होता है, हैप्लॉइड। और साथ में क्या बनती है, एक टाइनी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आप प्लीज वेट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख पाओगे इसको, देखो सबसे पहले मैंने बोला था ऊगोनिया होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ओके, देखो सबसे पहले ऊगोनिया होता है। ऊगोनिया मैंने आपको बताया ये फीटल स्टेज में हमारी ओवरीज के अंदर क्या बनता है। ठीक है, बोलते हैं जो ऊगोनिया होता है वो क्या करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करता है, माइटोसिस करता है। उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, सो प्राइमरी oocyte क्या करता है, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद वो क्या करता है, आपका एक सेकेंडरी oocyte बनाता है। ठीक है, और ये अनइक्वल डिवीजन होती है तो एक लार्ज आपका सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनता है और क्या बनती है, आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी oocyte होगा, मैं भी पढ़ाऊंगी फिर से, सेकेंडरी जो oocyte होगा वो क्या करता है, वो आपकी सेकेंड मियोसिस करेगा और आपका क्या रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा, और वो भी अनइक्वल डिवीजन होती है और क्या प्रोड्यूस करती है, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ डायग्राम है, आप ये देख पाओगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये प्राइमरी फॉलिकल इन्होंने दिखाया है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, इसमें बाहर जो लेयर आप ये वाली लेयर देख पा रहे हो, ये कौन सी लेयर है, ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्रेनुलोसा लेयर और ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आपकी फर्दर जब होता है, इसमें क्या बनते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, इस पे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये टर्शरी फॉलिकल है, जिसमें क्या है, एक कैविटी है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये वाली, इसका नाम क्या है, एंट्रम। ओके, सो ये एंट्रम होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बनता है, ये मैं अभी आगे पढ़ाएंगे। आई होप आपको टर्शरी फॉलिकल तक अच्छे से समझ आया हो। ओके, सो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब नेक्स्ट यहीं से पढ़ना है। ओके, अब बोलते हैं जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है आपके पास, ये क्या करता है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है किसका, प्राइमरी oocyte का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि बोलते हैं कि क्या जो पोलर बॉडी बनती है, क्या वो भी डिवाइड करती है फर्दर या फिर डीजनरेट कर जाती है, तो बोलते हैं एट प्रेजेंट हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब बोलते हैं जो टर्शरी फॉलिकल बना था वो फर्दर किस में चेंज हो जाता है, मेच्योर फॉलिकल, या फिर जिसको आप क्या बोलोगे, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाओगे, देखो ये टर्शरी फॉलिकल है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्राफियन फॉलिकल को आप और क्या बोलते हो, आप बोलते हो मेच्योर फॉलिकल। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर आपको ये oocyte दिख रहा है, ये वाला सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक लेयर अपने बाहर एक लेयर बनाता है, एक मेम्ब्रेन की लेयर बनाता है, जिसको आप क्या बोलोगे, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर करता है और क्या रिलीज करता है, आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, विच इज ओवम। ठीक है, फ्रॉम द ओवरी बाय अ प्रोसेस जिसका नाम होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, सो बोलते हैं ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, ठीक है, आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या रिलीज हो रहा है, आपका सेकेंडरी oocyte, या फिर जिसको आप क्या बोलोगे, ओवम बोलोगे। ठीक है, और ओवम। ठीक है, सो बोलते हैं कि जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो जब डीजनरेट नहीं, रप्चर होता है जब, वो क्या रिलीज करता है बाहर, ओवम रिलीज करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ओव्यूलेशन बोलोगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, जो मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, बट मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आपको फर्दर जब मैं आगे पढ़ाऊं आपको इजी हो जाए ये चीज याद करना। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला कि जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो क्या करता है, आप देख पा रहे हो यहाँ, ये क्या कर रहा है, रप्चर कर रहा है। ठीक है, ये रप्चर करता है और क्या रिलीज करता है, आपका सेकेंडरी oocyte, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, ओवम बोलते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट किसमें फॉर्म रीफॉर्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
बस यही आपको मेरे को बताना था। अब आपका नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके साथ आपका गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जो फीमेल में फीमेल जो प्राइमेट्स होते हैं, फीमेल प्राइमेट्स में आपके पास कौन कौन आता है, जैसे मंकीज होती हैं, एप्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो बोलते हैं जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी पे शुरू होती है, और जब वो शुरू होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनार्क बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं अगर ह्यूमंस की बात की जाए, ह्यूमन फीमेल्स की बात की जाए, तो मेंस्ट्रुएशन कितने टाइम के बाद, कितने एवरेज इंटरवल के बाद रिपीट होती है, 28 से 29 डेज के बाद ये रिपीट हो जाती है, ठीक है। और बोलते हैं कि जो ये साइकिल है, ठीक है, कि एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हुआ और दूसरी मेंस्ट्रुएशन तक, इस साइकिल एक से लास्ट, एक से जो दूसरी मेंस्ट्रुएशन तक जो साइकिल बनता है उसको आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो बोलते हैं जैसे ही ओवम रिलीज होता है, जैसे कि मैंने बोला ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। तो बोलते हैं जो ओव्यूलेशन है वो कब होती है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कब होती है, मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब बोलते हैं जो मेजर इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो आपको इस फिगर में दिखाए गए हैं, जो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। अब बोलते हैं जो साइकिल स्टार्ट होता है वो कब शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है और कितने दिन के लिए रहता है, 3 से 5 डेज के लिए, ठीक है। तो जो ये आप ये वाला फेज देख पा रहे हो, ये क्या है आपका मेंस्ट्रुअल फेज देख पा रहे हो आप, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज देख रहे हो, ठीक है। ये कब तक शुरू रहता है, 3 से 5 डेज के लिए आपका ये रहता है, ओके। अब बोलते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इट रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो यूट्रस में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो यूट्रस होता है उसकी तीन वॉल लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे इनर वॉली लेयर, वॉल की लेयर होती है जिसको आप एंडोमेट्रियम बोलते हो, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम क्या होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ब्रेक करती है, ठीक है। और उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक लिक्विड बनाते हैं जो आपके वेजाइना के थ्रू क्या आते हैं, दे कम आउट थ्रू योर वेजाइना, ठीक है। बोलते हैं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन कब होगी, अगर जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो आप, इट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो एब्सेंट हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस होता है, पुअर हेल्थ होती है, ठीक है। अब बोलते हैं जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसके बाद आपका क्या आता है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये आप देख पा रहे हो, तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फॉलिक्यूलर फेज, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि इस फेज के दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर, वो ग्रो करता है टू बिकम द फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। सो ओवरी में क्या चल रहा होता है कि जो जब फॉलिकुलर फेज आता है उस दौरान ओवरी में क्या हो रहा होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा होगा, क्या बनने के लिए, ग्राफिन फॉलिकल बनने के लिए, ठीक है। और साथ साथ में क्या प्रोसेस होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो रीजनरेट करता है प्रोलिफरेशन के साथ, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं नीट के लिए, ठीक है। सो ये इसमें ऐसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा इवेंट होता है जब साइमल्टेनियस, तो दो चीजें साइमल्टेनियसली कब होती है फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। तो दो चीजें क्या साइमल्टेनियस हो रही है, दो चीजें कौन सी, दो चीजें एक टाइम पे हो रही है, एक क्या हो रहा है, ओवरी में आपके जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल में, ठीक है। और साथ साथ यूट्रस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो रीजनरेट होती है, जैसे आप यहाँ देखो, ठीक है। सो ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, ये वाला फेज है, ओके। सो प्रोलिफरेटिव फेज में देखो आपको दिख रहा है ये वाली जो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है, ठीक है। एक तो ये हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में बन रहा है, फिर यहाँ से ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, ग्राफिन फॉलिकल, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, मेच्योर फॉलिकल बोलते हो, ठीक है। अब बोलते हैं ये जो चेंजेस हो रही हैं किसमें, ओवरी और यूट्रस में, ये किसकी वजह से होती हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो ये होता है, आपको समझ आया, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो सिक्रीशन होती है किसकी, गोनाडोट्रोपिन्स की, एलएच और एफएसएच, ठीक है। ये क्या करती है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और क्या स्टिमुलेट करती है, ये करवाएगी आपकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या करते हैं, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं उससे ये क्या सिक्रीट करवाते हैं, एस्ट्रोजन, ये मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, देखो ये आपको दिख रहा है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है। सो बोलते हैं कि जो फॉलिकुलर फेज होता है उस दौरान क्या होता है, इसका जो लेवल है, ठीक है, आपके एफएसएच का, ये रेड वाला आपका एफएसएच है, ठीक है। तो ये जो एलएच है इसका भी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और एफएसएच
का भी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। कब? फॉलिकुलर फेज के दौरान, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान जब LH और FSH इंक्रीज होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ये आपके क्या सिक्रीट करते हैं, ये आपका एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, ये आपका क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। और कौन से फेज में सिक्रीट करते हैं? ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक। अब बोलते हैं जो LH होते हैं और FSH होते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है मिडल ऑफ द साइकिल में, ठीक है। साइकिल के मिड में एक ऐसा टाइम आता है जब LH और FSH जो होते हैं वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? अबाउट 14th डे। तो 14th डे पे क्या होता है, जो LH और FSH होता है ये एक पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और बोलते हैं जब बहुत ज्यादा सिक्रीशन होती है LH की, ठीक है, ये कब होती है बहुत ज्यादा सिक्रीशन? मिड साइकिल में, ठीक है। उस दौरान क्या होगा, जो LH होगा वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो जब मिडिल ऑफ द साइकिल में जब LH जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, उस टाइम को आप क्या बोलते हो? LH सर्ज, ठीक है। और जैसे ही LH सर्ज होती है, आपकी क्या हो जाती है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर करता है और क्या रिलीज कर देता है? ओवम। और उस दौरान क्या होती है? ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। सो आप इस डायग्राम में देखो कि देखो ये है आपका 40, अगर 15th है तो ये आपका 14th डे होगा, ठीक है। ये मिड साइकिल है आपका, क्या है? मिड साइकिल, ठीक है। तो मिड साइकिल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो LH है वो भी एक पीक पे है और FS जो है वो भी एक पीक पे है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ये पीक पे आते हैं, तो जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या कर देता है? सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम को रिलीज कर देता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन कब होती है? 14th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 14th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आपका क्या आता है? ल्यूटल फेज, ठीक है। सो ल्यूटल फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये मैंने आपको पहले तभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखो ये, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है, जो रेमिनेंट है इसका, ये किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और लेटर ऑन आप देखोगे ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एक हार्मोन, दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। अब बोलते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब बोलते हैं एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस लिए क्यों प्रोजेस्टेरॉन क्यों इतनी मेहनत करता है? बिकॉज अगर हमें प्रेगनेंसी के लिए ऐसा जो एंडोमेट्रियम है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि वहां क्या हो सके? इम्प्लांटेशन हो सके फर्टिलाइज ओवम की, ठीक है। अब बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी किसी फीमेल को हो जाती है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाते हैं और उस दौरान कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। सो बोलते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजेनरेट होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट आल्सो, ठीक है। सो बोलते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, डी नहीं, डी जनरेट होगा, ठीक है। सो इट विल डी जनरेट, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होगा इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो बोलते हैं कि क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो चुका है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाता है, जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो क्या करती है? वो ब्रेक कर जाती है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसके बाद क्या होता है? एक न्यू साइकिल बाद में आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 50 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। उसको आप क्या बोलोगे? मेनोपॉज बोलोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने बोला था कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है उस पीरियड को हम मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। तो जब खत्म होती है उस पीरियड को आप क्या बोलते हो? मेनोपॉज बोलते हो, ठीक है। बोलते हैं जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती है वो एक इंडिकेशन है कि हाँ, जो फीमेल है उसका क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। और जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? मेनार्क से। मेनार्क क्या होता है? जब शुरू होती है, और मेनोपॉज क्या होता है? जब खत्म होते। तो ये पूरा इसके बीच में एक्सटेंड आपका करता है, ठीक है। इससे आपका कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जब कॉपुलेशन होती है, कॉपुलेशन मतलब होता है जब आपका जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जिसको आप कोइटस बोलते हो, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल पार्टनर जो होता है वो क्या करता है? सीमन रिलीज करता है बाय द पीनस। और कहाँ रिलीज करता है? इनटू द वेजाइना, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन क्या हो गया?
रिलीज ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इंसेमिनेशन हो जाती है, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो रैपिडली स्विम करते हैं, ठीक है, और अपनी जो सर्विक्स होता है फीमेल का उसको क्रॉस करते हैं, फिर यूट्रस में भी, यूट्रस को भी क्रॉस करते हैं। उसके बाद कहाँ पे पहुंच जाते हैं, एम्पुलरी रीजन। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फेलोपियन ट्यूब में एक एम्पुला होता है, ठीक है, ये वहां जाके क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। सो दे रीच द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड दे वेट देयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है वो क्या करती है, वो ओवम रिलीज करती है, ठीक है। सो बोलते हैं जो ओवम रिलीज होता है बाय द ओवरी, उसको भी कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टू द एम्पुलरी रीजन, ठीक है। सो दोनों वहां से स्पर्म्स जो होते हैं वो भी एम्पुला में आ जाते हैं, और वहां से ओवम जो होता है वो भी आपका एम्पुला में पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर वहां क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब बोलते हैं जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ कब हो सकती है, अगर जो स्पर्म और जो ओवम है वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एम्पुला में पहुंचे, ठीक है। सो यहीं पे वही लिखा है कि फर्टिलाइजेशन इट कैन ओनली अकर अगर जो ओवम और जो स्पर्म है दे आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पिलरी रीजन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ना ही उनकी वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। तो कंडीशन क्या है फॉर प्रेगनेंसी, कि अगर स्पर्म और जो ओवम है वो एम्पिलरी रीजन पे साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे वो पहुंचने चाहिए वहां पे, ठीक है। अब बोलते हैं जो फ्यूजन का प्रोसेस है, ठीक है, जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जब फ्यूज होते हैं आपस में, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बोलते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ओवम के बाहर, जैसे देखो अगर ये ओवम है इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, ये आप देख पा रहे हो ये वाली लेयर, तो इस लेयर का नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा। तो जो स्पर्म होता है वो इस लेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। सो बोलते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो स्पर्म होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और क्या करता है, कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जितने भी बाकी स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो क्या करता है, कुछ केमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो बाकी एडिशनल स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री उस ओवम के साथ क्या, उस ओवम के अंदर क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या, इससे क्या इंश्योरिटी, इससे क्या श्योरिटी मिलती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो क्या कर सकता है, ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं कि जो आपको मैंने बताया था कि जब स्पर्म का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप एक्रोसोम बोलते हो, ठीक है। और जो उसमें क्या पढ़ा था कि एक्रोसोम के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। सो बोलते हैं जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, वो स्पर्म को हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो ये ओवम का ये वाला जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर से एंटर कर जाए, और जोना पेलुसिडा को भी एंटर करके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंटर करके कहाँ पहुंच जाए, अंदर पहुंच जाए, ठीक है। अब बोलते हैं जैसे ही स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर पहुंचता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो होती है सेकेंडरी oocyte की वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो सेकंड मियोटिक डिवीजन जब प्राइमरी oocyte की कंप्लीट हो जाती है वो भी अनइक्वल होती है, और उसमें क्या बनता है, आपके पास सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक हेप्लॉइड ओवम बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, ओटिड बोलते हो, ठीक है। अब बोलते हैं कि जैसे ही हेप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट, और इसका क्या बन जाता है, आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, तो इट विल बी 2n। तो जाइगोट क्या होता है, आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि एक चीज आपको हमेशा इसमें इस दौरान क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि जो सेक्स होता है बेबी का, सेक्स ऑफ द बेबी मतलब बेबी फीमेल है कि मेल है, वो इसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, ठीक है, देखो अगर आप देखोगे कि जो मेल होते हैं उनका जो सॉरी जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है किसमें, फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स होता है, मेल में कितना होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जितने भी हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, जो ओवा बनेंगे, वो क्या बनाएंगे, उनका हमेशा एक ही क्रोमोसोम होगा जिसका नाम होगा एक्स, ठीक है। वेरएस जो मेल होगा, ठीक है, मेल क्या करेगा, उसके क्रोमोसोम्स या तो एक्स होंगे या तो वाई, मतलब 50% एक्स होगा 50% वाई होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये लिखा है hence 50% sperms carry X chromosome while the other 50% they carry the Y chromosome, ठीक है। सो बोलते हैं जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, ठीक है, तो जाइगोट में क्या होगा, या तो एक्स, दोनों एक्स एक्स होंगे या तो एक्स वाई होगा, ठीक है। अब किस पे ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्पर्म ने उस ओवम को फर्टिलाइज किया, अगर एक्स ने किया होगा, एक्स के एक्स वाले स्पर्म ने किया होगा तो एक्स एक्स बन जाएगा, अगर वाई वाले ने किया होगा तो एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। बोलते हैं कि अगर एक्स एक्स होगा तो वो किस में डेवलप करती है, फीमेल में डेवलप करती है, ठीक है, फीमेल बेबी में। और अगर एक्स वाई होगा तो वो किस में डेवलप करेगा, मेल में, ठीक है। तो जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वहां पे पूरा डिटेल्ड होगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
हाँ, तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिकली ये चीज करेक्ट होती है कहने के लिए कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है, कि सेक्स जो है वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, वो किससे हमेशा डिटरमाइन होता है, वो फादर से डिटरमाइन होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो फादर होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। उसके पास क्या होते हैं, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है, वेराज जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो उसमें दोनों एक्स 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 मतलब सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन, जैसे जाइगोट बन गया उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं आपके यूट्रस के अंदर, ठीक है, या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो शुरू हो जाती है जैसे ही जाइगोट बनता है, उसके बाद क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है, और जो जाइगोट होता है वो कहाँ से मूव करता है, इस्थमस से लेके ओविडक्ट तक, और इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, क्लीवेज, ठीक है। सो क्लीवेज क्या हो जाएगा कि जो जाइगोट है जब वो इस्थमस से लेके, इस्थमस से शुरू होकर यूट्रस तक पूरा मूव करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, क्लीवेज बोलोगे, ठीक है। और क्लीवेज के दौरान क्या होता है, आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल स्टेज आती है, और इसको आप क्या बोलते हो, ब्लास्टोमेर्स बोलते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे क्या हुई थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ओवम जो था ये सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हुआ था, ठीक है। इस यहाँ पे क्या हुई थी आपकी स्पर्म्स आए थे, और यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या स्टेज बन रही है, 2 सेल स्टेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 सेल स्टेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फर्दर माइटोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस होके यहाँ पे आपके पास बन जाती है 4 सेल स्टेज, ठीक है। फिर फर्दर माइटोसिस होगी, उसके बाद आपके पास क्या बन जाती है, 8 सेल स्टेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर और भी माइटोसिस होती है, ये आपको नीचे यहाँ दिखाया, ये आपके पास बन जाती है 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ इन सबको आप क्या बोलते हो, ब्लास्टोमेर्स बोलते हो, ठीक है, इन सब स्टेजेस को, ठीक है। और एक और चीज बोलते हैं कि जो 8 सेल्ड, ठीक है, 8 सेल्ड या फिर 16 सेल्ड जो स्टेट होती है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मोरूला, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस टर्म, ठीक है। अब बोलते हैं ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 या 16 सेल्स होंगे, 8 से लेके 16 सेल्स होंगे या फिर ब्लास्टोमेर्स होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, मोरूला बोलोगे, ठीक है। अब बोलते हैं जो मोरूला होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये अगर मोरूला था 16 सेल स्टेज वाला, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। अब आप इस ब्लास्टोसिस्ट को अगर देखोगे तो ब्लास्टोसिस्ट में जो आपको ये आउटर ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर होती है ये वाली, ठीक है, और इनर लेयर होती है ये वाली, ठीक है। सो आउटर लेयर को आप क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हो, ठीक है। वेयर जो इनर लेयर होती है इसको आप बोलते हो इनर सेल मास, ओके। तो यही आप आगे फर्दर भी पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो बोलते हैं द ब्लास्टोमेर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट दे आर अरेंज इनटू आउटर लेयर, जिसको मैंने आपको बताया वो ट्रोफोब्लास्ट होती है, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसके साथ अटैच होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के साथ, दे आर कॉल्ड एज इनर सेल मास, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो इनर सेल मास है, देखो यहाँ पे ये इस ट्रोफोब्लास्ट के साथ ये अटैच है, ठीक है। सो ये जो इनर सेल मास होता है ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच होता है, और आप इसको क्या बोलते हो, इनर सेल मास बोलते हो, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है ये किसके साथ अटैच हो जाती है, एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। और इनर सेल जो मास होता है ये किसमें डिफरेंशिएट होता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे ये वाला देखो ये आप यहाँ पे इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये आपका क्या है, ये आपका बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ठीक है। दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बाद में, जो ये आपकी जो ये वाली लाइनिंग दिखाई हुई है ये क्या है आपकी, ये है आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये सेल्स डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इम्प्लांट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाती है, क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। सो बोलते हैं जैसे अटैचमेंट हो जाती है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की एंडोमेट्रियम के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, यूट्रीन सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, यूट्रीन सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है वो किस में एम्बेड हो जाता है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन बोलते हो। और ये इम्प्लांटेशन के बाद आपकी क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे फर्दर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये मैंने पहले पढ़ा था, तो लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है। सो अभी आप पढ़ोगे प्रेगनेंसी क्या होती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। सो बोलते हैं कि जैसे इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है,
तो फिंगर लाइक जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब जो कोरियोनिक विलाई होता है उसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रीन टिश्यू प्रेजेंट होता है और मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होता है, इतना आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो कोरियोनिक विलाई और यूट्रीन टिश्यू होता है ये, ठीक है, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, ठीक है, और उसको आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाओगे ये इन्होंने प्लेसेंटल दिखाई है, प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। सो प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है, एक कनेक्शन होता है किसके बीच में, मैटरनल मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे बताए हैं फंक्शंस ऑफ योर प्लेसेंटा, ठीक है। सो प्लेसेंटा क्या करता है, ये सॉरी, प्लेसेंटा क्या करता है, जो आपका एम्ब्रियो होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है। और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एम्ब्रियो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब बोलते हैं जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, एक कॉर्ड की वजह से जिसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो इस डायग्राम में आप देख पाओगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, ठीक है। तो बोलते हैं जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, ये किसमें हेल्प करता है, सबस्टांसेस को इधर उधर आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। अब जो बोलते हैं जो प्लेसेंटा होता है वो असल में क्या होता है, एक एंडोक्राइन टिश्यू होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे हार्मोन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, जिसको आप HCG बोलते हो, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको आप HPL बोलते हो, ठीक है। एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है और प्रोजेस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। अब बोलते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, बाद के फेजेस में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है बाय योर ओवरी, ठीक है। सो ओवरी जो होती है वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है, रिलैक्सिन, ठीक है। अब हमें क्या चीज याद रखनी है कि जो ये हार्मोन्स बन रहे हैं जैसे HCG बन रहा है, HPL बन रहा है और रिलैक्सिन बन रहा है, ठीक है, ये वुमेन में कब बनते हैं, ठीक है, ये फीमेल में सिर्फ तब बनेंगे जब वो प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है। सो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हार्मोन्स आपको फीमेल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं कि इवन और साथ में क्या होता है कि जो बाकी हार्मोन्स होते हैं फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान उनका भी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब के लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, सेवरल फोल्ड्स पे ये इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है कि इनकी इंक्रीज इतना हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेबी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और बेबी की ग्रोथ को, जो फीटस है अंदर उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ये सारे हार्मोन्स का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो बोलते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, ये किसके लिए एसेंशियल होती है, टू सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, ठीक है। और जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में आ रही है उसको, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो इंक्रीज इन हार्मोन, नंबर ऑफ हार्मोन्स होता है ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एम्ब्रियो, और जो मैंने आपको इनर सेल मास बताया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कैविटी ऑफ यूट्रस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, आपका यॉर्क सैक है, ठीक है। सो अब बोलते हैं जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, जो इनर सेल मास होता था, जो मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मास होता था वो किस में डिफरेंशिएट कर जाता है, ठीक है। जो इनर सेल मास होता है वो एक लेयर में, सॉरी, डिफरेंशिएट कर जाता है एक लेयर में, एक बाहर की लेयर जिसका नाम होता है आपका क्या, एंडोडर्म, और सॉरी एक्टोडर्म, और जो एक अंदर की लेयर होती है जिसका नाम होता है एंडोडर्म, ठीक है। सो बाहर की लेयर का क्या नाम होता है, एक्टोडर्म, और अंदर की लेयर का नाम होता है आपका एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर क्या हो जाती है, मेसोडर्म डेवलप हो जाती है, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो बोलते हैं ये जो तीनों लेयर्स हैं ये किसको क्या करती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज बनते हैं हमारी बॉडी में उन सबको राइस यही देती हैं, ये तीन लेयर्स, कौन सी तीन लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज यहाँ जरूरी हो जाती है मेंशन करना, वो क्या है कि जो इनर सेल मास होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है स्टेम सेल्स, ठीक है। और स्टेम सेल्स में क्या पोटेंसी होती है, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो जितने भी टिश्यूज और जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द
ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बोलते हैं कि कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं प्रेगनेंसी के, वो आप लोग पढ़ो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। ठीक है, देखो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो लास्ट करती है कितने महीनों के लिए, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स के लिए लास्ट करती है। ठीक है, सो ह्यूमन प्रेगनेंसी इट लास्ट फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे 1 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी को, एम्ब्रियो जो बेबी होता है या जो फीटस होता है उसका हार्ट बन जाता है। ठीक है, सो ये आप पॉइंट्स लिख के रखो कॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो हार्ट कब बनता है, आफ्टर 1 मंथ। ओके, उसके बाद जो होता है कि अब जो फर्स्ट साइन होता है कि हाँ अच्छे से बेबी जो है वो फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है, वो कैसे आप सुन सकते हो, आप हार्ट साउंड सुन सकते हो उसकी, किससे, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, अब बोलते हैं जैसे ही सेकंड मंथ कंप्लीट हो जाता है, जो फीटस होता है उसमें लिम्स और डिजिट आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिम्स और डिजिट जो है वो डेवलप हो गए होते हैं। ठीक है, सो लिम्स और डिजिट कब डेवलप करते हैं, आफ्टर सेकंड मंथ। ठीक है, सो फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, आपका हार्ट डेवलप कर रहा है, वेयर जो लिम्स और डिजिट्स होते हैं वो कब डेवलप करते हैं, आफ्टर सेकंड मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 12 वीक्स के बाद, मतलब प्रॉपर 3 महीने के बाद, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जो लिम्स होते हैं वो प्रॉपरली बन गए होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कब डेवलप होते हैं, ये मैंने लिखा नहीं है बट आप प्लीज लिखिएगा इसको। ये 3 महीने के बाद जो आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का, ठीक है, जो बेबी जो फर्स्ट मूवमेंट करता है, और जो बालों की आपको हेड जो होता है उस पे जो बाल दिखते हैं वो कब होते हैं, वो 5th मंथ में होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि 5th मंथ में क्या होता है, फीटस जो है आपकी उसकी मूवमेंट आप नोटिस कर सकते हो, और सर पे बाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बोलते हैं जैसे 24 वीक्स खत्म हो जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे फाइन एयर्स आपको देखने को मिलते हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैशेस जो होती हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है, जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, एंड इट इज रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, तो इस ये आपका पूरा क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट योर प्रेगनेंसी, कि किस तरह से वो जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पार्चुरेशन के बारे में। ठीक है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, सो पार्चुरेशन नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊंगी तो डिलीवरी जो होती है बेबी की, उसी को आप क्या बोलते हो, पार्चुरेशन बोलते हो। ठीक है, सो बोलते हैं जो एवरेज ड्यूरेशन होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की वो 9 मंथ्स होती है। ठीक है, और इस पीरियड को जो 9th मंथ का पीरियड, 9 मंथ्स का पीरियड होता है, आप इस पीरियड को क्या बोलते हो, यू कॉल दिस पीरियड एज जेस्टेशन पीरियड। ठीक, अब बोलते हैं कि जब जब डिलीवरी होने वाली होती है बेबी की या फीटस की, उस दौरान क्या होता है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, किसमें, यूट्रस में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के एंड में जब वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बेबी की डिलीवरी होगी, या जिसको हम एक्सपल्शन भी बोलेंगे ऑफ द फीटस। ठीक है, अब बोलते हैं जो डिलीवरी का प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसको आप चाइल्ड बर्थ बोलोगे, उसी का नाम क्या होता है, पार्चुरेशन। ठीक है, बोलते हैं जो पार्चुरेशन होता है उसमें क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, बोलते हैं कि जो सिग्नल होता है किसके लिए, पार्चुरेशन के लिए, जो डिलीवरी के लिए सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वहां से, और प्लेसेंटा से। ठीक है, ये एक क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्स, एक सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो सिग्नल जनरेट हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है किससे, फीटस और प्लेसेंटा से, इसको आप क्या बोलते हो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, बोलते हैं जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का जो सिग्नल जो है वो आ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मैटरनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम बर्थ हार्मोन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो यूट्रीन मसल्स होते हैं उस पर एक्ट करता है, और क्या करता है, फर्दर और भी ज्यादा क्या करता है, स्ट्रॉन्गर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ठीक है, और जैसे ही और भी ज्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर और भी सिक्रीशन जो होती है किसकी, ऑक्सीटोसिन की, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बोलते हैं ठीक है,
उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होती है, किसके बीच में यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से फर्दर और भी स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी है उसकी एक्सपल्शन हो जाती है आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, थ्रू द बर्थ केनाल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्चोरेशन बोलते हो, ठीक है। सो बोलते हैं जैसे ही डिलीवर हो जाता है इन्फेंट, जो बेबी होता है, जैसे ही डिलीवर हो जाएगा, उसके साथ जो प्लेसेंटा होता है वो भी क्या हो जाता है, इट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के वो प्लेसेंटा जो है वो भी यूट्रस के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के, मेमोरी ग्लैंड्स माने कि ब्रेस्ट जो होती हैं, ठीक है। सो जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के, उसमें भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है उसके अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही एंड ऑफ प्रेगनेंसी आता है, उस टाइम क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। और इस प्रोसेस को, जो आपके मेमोरी ग्लैंड जो है वो जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, लैक्टेशन, ठीक है। अब लैक्टेशन का क्या मेन सोल पर्पस है, इसमें है कि जो ये किस में हेल्प करेगा, मदर को फीड करने के लिए, मदर किसको फीड करेगी, न्यू बॉर्न को, ठीक है। सो न्यू बॉर्न बेबी को फीड करने के लिए ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोलते हैं कि जो इनिशियल डेज पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन की, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत एंटीबॉडी रिच होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम में क्या होते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जो किसके लिए नेसेसरी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, ताकि वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर सके, ठीक है। सो बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि जब इनिशियल पीरियड होता है बेबी के ग्रोथ का, उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर जो माँ का दूध है वो बच्चे को जरूरी पिलाना चाहिए, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। सो अगर आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए, आपको इनिशियल डेज पे उसको क्या करना है, पूरा अच्छे से दूध पिलाना है, ठीक है। सो मैं आपको इसकी समरी पढ़ाऊंगी, समरी में हम पूरा पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और क्या हमने सीखा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, और वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपके पास टेस्टिस आते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं, और एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, ठीक है। जो हर एक टेस्टिस होते हैं उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हो, ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो मियोटिक डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वेयर जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड हो रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, ये मेल जर्म सेल्स कौन होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, तो ये उन्हीं को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ होते हैं, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको आप क्या बोलते हो, एंड्रोजन्स, ठीक है। और जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीनस, ठीक है। उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलता है, ओविडक्ट देखने को मिलता है, यूट्रस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखने को मिलता है, और पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। बोलते हैं कि जो ओवरी होता है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम, ठीक है। और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। बोलते हैं कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, दे आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, ठीक है। अब बोलते हैं जो ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना होते हैं, ये क्या होते हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। सो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में आपके पास क्या आ रहा है, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ठीक है। बोलते हैं जो यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, पहली जो सबसे बाहर होती है वो पेरीमेट्रियम, जो अंदर बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और जो एंडोमेट्रियम होती है सबसे अंदर वाली, ठीक है। अब बोलते हैं जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें आपके पास मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, हाइमन आता है और क्लाइटोरिस आता है, ठीक है। बोलते हैं जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या है, वो फीमेल के क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, फिर से मैं आपको बताऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होती है, ठीक है। जो किसकी किस जो स्पर्म्स बनते हैं वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो ह्यूमन स्पर्म होता है नॉर्मल, उसमें क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है, ठीक है। और जो फीमेल का गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको आप oogenesis बोलते हो, ठीक है।
बोलते हैं जो फीमेल का जो ह्यूमन फीमेल्स का या फिर जो फीमेल प्राइमेट्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है? ठीक है, ये प्यूबर्टी में ही शुरू होता है। ठीक है, जब फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाती है जिसको आप प्यूबर्टी बोलते हो, उस दौरान आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, सो बोलते हैं ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है? एक ओवम जो है वो रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, अब बोलते हैं जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो किसकी वजह से होते हैं? बाय द चेंजेस इन लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड द ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, सो बोलते हैं जो आफ्टर कॉइटस जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, स्पर्म्स जो होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? एम्प्यूला में। ठीक है, जहाँ पे जो स्पर्म होता है वो किसको फर्टिलाइज करता है? ओवम को फर्टिलाइज करता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाता है? डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, हाँ, बोलते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म। बोलते हैं स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है कि वाई है, वो डिटरमाइन करेगा कि जो होने वाला एम्ब्रियो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, बोलते हैं जो जाइगोट होता है वो क्या करता है? वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स करता है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? यूट्रस में। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो जाती है उसकी वजह से क्या आपके हो जाती है? प्रेगनेंसी। ठीक है, सो 9 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है उसको डिलीवरी के लिए वो तैयार होता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का उसको आप पार्चुरेशन बोलते हो। ठीक है, और जो पार्चुरेशन होता है वो किससे इंड्यूस होता है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से ये होता है। ठीक है, और ये जो आपकी बुक एनसीईआरटी में पीछे नहीं दिया है उसमें क्या है? जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है उसमें आपका क्या आता है? कॉर्टिसोल आता है, एस्ट्रोजन आते हैं और ऑक्सीटोसिन आता है। ठीक है, सो ये आप मार्क कीजिएगा। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में क्या आता है आपका? कॉर्टिसोल आता है, एस्ट्रोजन आते हैं और क्या आता है? ऑक्सीटोसिन आता है। ठीक है, सो ये आप प्लीज अच्छे से मार्क कीजिएगा बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो किसमें डिफरेंशिएट करते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान। और क्या सिक्रीट करते हैं? मिल्क करते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको माँ क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। ठीक है, जिस प्रोसेस को आप लैक्टेशन बोलते हो। ठीक है, और कब पिलाती है? ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स। ठीक है, ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इससे आपका ये कंप्लीट हो जाता है।